निकुंज, काफी इम्पोर्टेंट हफ्ता बाजार के लिए लग रहा है। अर्निंग्स, पिछले हफ्ते का एक्शन, बीच में छुट्टी है, बट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम सब उस पर काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। बट बाजार की कैसी पोजीशनिंग दिखती है आपको इस समय? अजय, बाजार एक ऐसे फेज में आ चुका है जहाँ पर एक डायरेक्शनल कॉल बहुत मुश्किल है इससे मिलना। और इसके कई फैक्टर हैं। एक तो ग्लोबल फैक्टर है कि ग्लोबली इंडिया में पैसा आप देखें, जो फ्लोज है इंडियन मार्केट्स में इस समय कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई चीज़ें धराशायी हुई हैं। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं, मगर इंडियन मार्केट्स के अंदर फ्लोज नहीं आ रहे हैं। तो एक वो बिग पिक्चर है। सेकंड, आप देखिए निफ्टी एक प्रकार की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर आपको पता है लेवल्स क्या है, नीचे आपको पता है लेवल्स क्या है। फिर तीसरा एलिमेंट आता है बजट और चौथा एलिमेंट आता है अर्निंग्स। तो बजट के अंदर फिर वही बात है कि भी लॉन्ग टर्म को लेकर के क्या होगा, शॉर्ट टर्म को लेकर के क्या होगा, ये चिंता का विषय है। मैं हर बार आश्चर्यचकित होता हूँ कि भाई अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हुआ तो अल्टीमेटली वो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है। टैक्सेशन के स्ट्रक्चर्स में अगर चेंज होता है तो उसको लेकर के मार्केट इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हमेशा हो जाता है? बिकॉज शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का इम्पैक्ट इसकी वजह से आता है। तो उस बात को लेकर के कोई बड़ी पोजीशन ले नहीं रहा है, बिकॉज मार्केट में किसी प्रकार का रुख नहीं दिख रहा है। लेकिन बैंक्स के लिए बड़ा हफ्ता था ये। इनफैक्ट मैं बाजार से वो करूंगा कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी दबाव में था। तो आज इतने सारे नतीजों का रिएक्शन आएगा बाजार के ऊपर, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। तो आपका क्या व्यू है? ये चार बड़े बैंक्स हैं जिनके नंबर आए थे। सबसे बड़ा है आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 1 कोटक, फिर येस बैंक है, और फिर चौथा आपका आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक में तो अगर आप देखें तो हर अकाउंट में बीट ही था, पर इसका छोटा बेस है और ये हाई ग्रो कर रहा है और इंडस्ट्री के ग्रोथ से हाई आउट परफॉर्म करेगा। आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी का जब तक मर्जर में क्लैरिटी नहीं आएगी, जो हमें लग रहा था दिसंबर एंड में आएगी, अब तक जनवरी हो चुका नहीं आएगी, एक प्रकार का ओवरहैंग बना रहेगा। आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईडीएफसी लिमिटेड गिव्स यू बेटर एंट्री पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, आईडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप देखें तो वो एक ट्रेड है, पर वो ट्रेड मुझे लगता है एक आउट परफॉर्मिंग ट्रेड रहेगा। फिर आप आइए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है। क्रेडिट ग्रोथ 20% है, डिपॉजिट ग्रोथ शायद 12 या 13%। एक बार आप देखेंगे आंकड़े, शायद 12 या 13% है। तो जाहिर है आने वाले क्वार्टर्स में इसकी निम्स में प्रेशर रहेगा और इसका ओपेक्स बढ़ेगा नहीं, इसको ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेंगे। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि 10% है, 12% है ना, ओपेक्स 10 है, शायद डिपॉजिट ग्रोथ 12 है, 10% है। अच्छा, मैंने 12 याद था मुझे। 12 कोटक बैंक का है, तो 12% है। क्रेडिट ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक की अगर है 20%, तो काफी बड़ा गैप है। ये गैप की वजह से आपको डिपॉजिट हाई कॉस्ट पे लेने पड़ेंगे। हाई कॉस्ट में लेने के लिए आपको ब्रांच नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, यानी मार्जिन कम हो सकते हैं। इसमें प्राइस अपग्रेड्स नहीं है, बिकॉज इसके जो प्राइस टारगेट्स है काफी लॉफ्टी है और स्टॉक चल चुका है। फिर आप आइए कोटक में। कोटक ऑल अकाउंट से बीट है। कोटक अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। कोटक 1.5 साल से आप देखें तो कहीं नहीं चला है। कोटक के अंदर जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है एक ज़माने में वीक होती थी, मगर कोटक की डिपॉजिट फ्रेंचाइज बहुत अच्छी हो चुकी है। कोटक का कासा अगर आप देखें तो मानसी देखिएगा शायद 55 के आसपास है, जहाँ तक मुझे याद है। तो क्योंकि इस समय मार्केट 53-55 जी हाँ 50 के आसपास है। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट इस समय उन बैंक्स को ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा जिनका कासा रेशियो ज़्यादा है। एक ज़माना था जब मार्केट उन बैंक को रिवॉर्ड कर रहा था जिनके एनपीएस कम थे। एक ज़माना था मार्केट उन बैंक को रिवॉर्ड कर रहा था जिनकी ग्रोथ ज़्यादा थी। तो ग्रोथ तो सबकी बराबर ही पूरी आ चुकी है। तो ग्रोथ इज नॉट द नॉवेल्टी। अब लो कॉस्ट डिपॉजिट जिसके पास है वो नॉवेल्टी रहेगा, और लो कॉस्ट डिपॉजिट सबसे ज़्यादा किसके पास आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बैंक आउट परफॉर्म करेगा। उसमें कोटक का नाम है और एचडीएफसी 20%। इनफैक्ट पिछले हफ्ते 60-70 रुपए चला है, 5 में से 4 दिन चला एचडीएफसी बैंक। तो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या है या आने वाली दुविधा क्या है, और उसमें कौन सा बैंक या कौन सी कंपनी शातिर उतरेगी। तो ये डिपॉजिट ग्रोथ की बात हम शायद पहली बार कर रहे हैं, और कासा इनफैक्ट काइंड ऑफ पैरामीटर को पकड़ रहा है, और इस वक्त कासा जहां पर पॉजिटिव है उस पर कासा तो सब पे पॉजिटिव आता है, पर डिपॉजिट ग्रोथ 20% डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी बैंक के पास है। कोटक के पास 15% के आसपास। यस बैंक, ठीक है, वो तो बात नॉट डिस्कसिंग है। उसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन हो चुकी है स्पेशल सिचुएशन में। राइट, लेकिन ऑफ कोर्स बैंक्स का तो तांता लगा था ओवर द वीकेंड, लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के भी नतीजे हैं। रिलायंस पर किस तरह का आउटलुक रखना चाहिए, क्योंकि नतीजे इनलाइन थे लेकिन जियो के नंबर्स ने निराश किया। ठीक है, अजय रिलायंस ज़्यादा ट्रैक करते हैं, मगर मैं जो मोटा मोटी ये बता सकता हूँ कि नंबर्स वर एब्सोल्युटली इनलाइन। हाँ बिल्कुल एकदम नेट लेवल पर।
जियो ढीला चाह रहा है तो उनका जो ओटीसी बिजनेस ऊपर जा रहा है, रिटेल में ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो रिलायंस के अंदर ऐसा कोई नतीजे में पैनापन नहीं है कि जिसको लेकर के कोई बोलेगा जी वाह अपग्रेड आना चाहिए। रिलायंस के अंदर जो डेट है वो बढ़ चुका है, 1 लाख करोड़ बढ़ा है। तो जाहिर है रिलायंस केपेक्स साइकिल की बिगनिंग पर है। रिलायंस का जो स्टॉक है इस समय 19 KP पर चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। हिस्टोरिकल एवरेज इसका है करीब 19। तो रिलायंस अपने हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ चुका है। मगर रिलायंस के अंदर क्योंकि केपेक्स जब आता है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। और रिलायंस के आप पुराने पैचेस निकालिए, जब भी स्टॉक फ्लैट रहा है तो एक बिगिनिंग ऑफ द केपेक्स साइकिल को अंडर परफॉर्म करता है, एंड ऑफ द केपेक्स साइकिल से आते आते उसके अंदर तेजी आ जाती है। क्योंकि इनकी केपेक्स साइकिल अभी चालू हुई है और स्टॉक एवरेज वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है, तो मेरा यह मानना है कि रिलायंस के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट के अंदर अब ये बाय और डिक्लाइन स्टॉक बन चुका है। जब भी बड़ी मंदी आती है तो अब रिलायंस में निवेश करने का समय आ चुका है। ऑलराइट, जो ये कंपोनेंट है निकुंज, जब भी हम बात भी कर रहे थे जियो आरपू नंबर्स, एक बार टेलीकॉम स्पेस पे भी आपका व्यू समझना चाहेंगे। वो कई सारे रिपोर्ट्स है जो कंफ्यूज भी कर रही हैं। थोड़े दिन पहले आपको बड़े डाउनग्रेड से JP मॉर्गन ने भारतीय एयरटेल को और उसके बाद जेफरीज ने भी जियो के प्राइस हाइक्स को लेकर कंसर्न दिया। लेकिन आज एक रिवर्स रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की भारतीय एयरटेल को, उन्हें वो ओवरवेट है और अब टारगेट प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। कुछ एनालाइज कर पाए आप इस स्पेस पर? देखिए, बाजार के अंदर है ना, बायर और सेलर एक प्राइस पर मीट करते हैं। जब आप शेयर बेच रहे होते हैं, आप सेलर होते हैं, सेलर को हमेशा लगता है जी मैंने सबसे हाई लेवल पे बेचा। बायर इसलिए लेता है, बायर को हमेशा लगता है जी मैंने सस्ते लेवल पे लिया। तो ब्रोकरेजेस के अंदर हमेशा हम देखते हैं, खास करके जो टॉप जो सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमें थोड़ी ग्रोथ को लेकर हमेशा कंसर्न्स होती हैं, वहाँ पर हमेशा ही एक डिवाइडेड ओपिनियन आती है। मेरा यह मानना है कि 5G की जो अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी नहीं है जितना मार्केट इसको समझ रहा है, स्पेशली भारतीय के लिए। ओपेक्स ज़्यादा है, केपेक्स ज़्यादा है, स्टॉक चल चुका है और 5G की जो कॉस्ट है इसके अंदर वर्सेस जो रिवॉर्ड है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कॉस्ट ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और इसीलिए 900 वाला ऑलमोस्ट 750 आ गया पलट के ऊपर से। बहुत शुक्रिया निकुंज आज हमसे बात करने के लिए इन स्टॉक्स के बारे में, रिजल्ट रिएक्शन और बाजार की पोजीशनिंग के बारे में।